मतलब जिस चीज़ का हकदार थे उन लोग, अभी तक उन लोग को मिल नहीं पाया है। चाहे वो रोड की बात कर जाए, पानी की, स्वच्छ पेयजल की बात कर जाए, पानी। इतना विकास का काम हुआ है ये तो विरोधी लोग भी कहते हैं। पूर्व विधायक भले ना कहे, लेकिन उसका दिल जानता है और लोग जानते हैं कि जितने विकास के काम उस समय हुए हैं वो विकास आज भी रोड मैप के रूप में है। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदना, ये एक तरफ बीजेपी का महतारी वंदन योजना मास्टर ट्रक साबित हुआ। आपको भी लगता है? हाँ, नहीं तो मैं घोषणा पत्र बनाने वालों में से था ना। ये जो बिंदु आप बता रहे हैं, सबको मालूम है कि इन बिंदुओं को रखने में हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है। आने वाले समय में अपने लिए आप कुछ सोच के रखें, भविष्य में राजनीति मुझे ये यहाँ तक पहुँचना है, ये बनना है? बहुत कुछ है, बहुत बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में निश्चित रूप से हम एक बेहतर स्थान की तरफ बढ़े। अभी के पत्रकारिता और तब के पत्रकारिता दोनों में कितना? बहुत अंतर। उस समय बहुत सेक्रीफाइस था पत्रकार में। क्या ये सच है कि राजनीति में आने से पहले आप और धर्मेंद्र सर दोनों एक अच्छे मित्र हुआ करते थे? मित्रता थी। राजनीति को समझने का काम हमसे बैठ के शिक्षित किया हमने। किसानी बहुत महंगी हो गई, कहने का मतलब है। टेक्निकल भाषा में कहें तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन को मनरेगा के काम से जोड़ना चाहिए। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? राजनीति में नहीं आता तो मैं पत्रकार रहता और संपादक बन के बैठा रहता, लेखन करता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार नेता, विधायक, मंत्री और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कैसा रहा उनका सफ़र और संघर्ष। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक, मंत्री और सांसद चंद्रशेखर साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सर, चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक संक्षेप में अपनी परिचय, कौन है चंद्रशेखर साहू जी, कैसे राजनीति में आए? मैं हूँ आपका साथी, आपका संगवारी चंद्रशेखर साहू। मुझे प्रेम से लोग चंपू कहते हैं, चंपू भैया ही कहते हैं और इस नाम से ही मुझे मेरे शुभचिंतक, साथी, मेरे मतदाता, मेरे सहयोगी सभी पुकारते हैं, मेरे नेता भी पुकारते हैं। और शुरुआत से ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए, आम लोगों के विकास के लिए मन में छात्र जीवन से ही एक भाव था और इसीलिए जयप्रकाश आंदोलन का एक प्रकार से मैंने विशेष रूप से आकर्षण महसूस किया। उस आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से भले शरीक नहीं हुआ, लेकिन उस आंदोलन की स्पिरिट को, उसके उद्देश्य को समझने का प्रयास किया और वहीं से शुरू हुआ किसानों के बीच में काम करने के लिए, गांव के उत्थान के लिए, आम लोगों के, गरीब लोगों के उत्थान के लिए। पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, पढ़ाई बीच में छोड़ दी और मैं कूद पड़ा पूरे ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ लोगों को आंदोलन के रास्ते पर ले जाने के लिए, क्योंकि मेरे मन में भाव था कि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन सकता है, एक अलग राज्य के रूप में, अलग प्रदेश के रूप में इसकी उन्नति की कल्पना बहुत पहले से थी। और इसीलिए छात्र जीवन में ही बहुत सारे लोगों से संपर्क हुआ और 1977 में जब जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे देश में एक नया वातावरण बना, मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर लिया। और उसके बाद फिर 78 में सीधे सीधे चुनाव में जनपद पंचायत अध्यक्ष अभनपुर का सबसे युवा था, 23-24 साल के मध्य था और उसमें मैंने चुनाव में जीत हासिल की और वहाँ से सतत रूप से, सक्रिय रूप से राजनीति में मैं भाग लेने लगा। 1980 के आते आते परिदृश्य बदला। छत्तीसगढ़ आंदोलन को हम लोगों ने कुछ
अलग दिशा देने की कोशिश की, अलग पार्टी बनाकर। और पवन दीवान जी के साथ, संत पवन दीवान, उसके साथ सक्रिय रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन में भाग लेने लगा। अनेक राजनेताओं से, अनेक मनुष्यों से, साहित्यकारों से, पत्रकारों से और भी रचनाकारों से सतत संपर्क रहा। आम लोगों के बीच में काम करते रहा। अपने सुख सुविधा, अपने कैरियर, इसकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं थी। और 1984 के आते आते जब रमेश बैस जी पहली बार लोकसभा के चुनाव में उतरे तो मैं उनके साथ जुड़ गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि जनपद अध्यक्ष के रूप में मैंने सभी क्षेत्रों में काम किया था। और 1985 में मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई। इंदिरा जी की लहर थी, पूरे देश में इंदिरा लहर का एक प्रकार से माहौल बना हुआ था। और इसी बीच में मुझे जनता ने चुना। 27 साल 28 साल की उम्र में मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का विधायक बन गया और विपक्ष के विधायक के रूप में अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे विजन के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने परफॉर्मेंस को और लोगों के आवाज़ को उठाने का सतत प्रयास किया। इसका प्रतिफल रहा कि उन दिनों मुझे एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड तत्कालीन लोकसभा स्पीकर स्वर्गीय बलराम जाखड़ जी के हाथों मिला। 1990 के आते आते दूसरा चुनाव, और उसमें प्रचंड मतों से, जितना मत मेरे सामने वाले प्रतिद्वंदी को मिला उससे ज़्यादा मेरा मतों का अंतर था। उस मतों के अंतर से जीता। उस समय भी मैंने विधानसभा में कोई ऐसे सत्ता पक्ष में होने के बाद भी हमारी भूमिका सक्रियता से लोगों की आवाज़ उठाने के लिए रही, सभी प्रकार के लोगों के काम करने के लिए रही। और 93 के आते आते राम मंदिर आंदोलन में जब हमारी सरकार को भंग कर दिया गया, फिर से चुनाव लड़ा। और फिर इसी बीच में मुझे मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, संगठनकर्ताओं ने, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने, सुंदरलाल पटवा जी ने, कैलाश जोशी जी ने कहा कि आप चुनाव लोकसभा की लड़ो। मैं 91 में चुनाव लड़ा। जिनके साथ में छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में हम लोग गुरु चेला के रूप में काम करते रहे, उसके खिलाफ मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। थोड़े मतों से हारा। उसके बाद फिर 96 में लोकसभा लड़ा। इस बीच में जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो अलग। ऐसे करते करते आज तक 11 चुनाव मुझे लड़ने का अवसर पार्टी ने दिया है, जनता ने सहयोग किया। थोड़े थोड़े मतों से मैं हारा हूँ। यदि जीता होता तो आज सबसे सीनियर एमपी भी होता, सबसे सीनियर एमएलए भी होता। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सारे दायित्व को सौंपा है। प्रदेश का महामंत्री रहा मध्य प्रदेश के समय, छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा सांगठनिक दृष्टि से भी, और सरकार में भी आयोगों में रहा, बीज निगम में अध्यक्ष के रूप में काम किया, लोगों के बीच में वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया। और सतत रूप से मैं आज भी, चाहे वो मेरे क्षेत्र के लोग हों, चाहे जिले के लोग हों, चाहे संभाग के हों, चाहे प्रदेश के हों, उनसे जुड़कर काम करते रहा हूँ। सांगठनिक व्यवस्था को ठीक वो दिशा में भी काम करते रहा हूँ, और पब्लिक के रूप में भी, पब्लिक के बीच में भी काम करना मेरा एक प्रकार से सतत रूप से चालू है। बहुत संघर्ष हुआ है, अनेकों बार हारे, अनेकों बार जीते, अनेक विपरीत परिस्थितियाँ आई। सरकार के लोग, सत्ता पक्ष के लोग जिस प्रकार से अपने को प्रताड़ना किए हैं, शायद उस समय कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा हम लोगों को दृश्य देखना पड़ा। तब भी ऊपर वाले की कृपा से, लोगों की स्नेह से आज हम भी सतत चल रहे हैं, क्योंकि हमको एक ऐसे भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू से की है, नए भारत
और ऐसा छत्तीसगढ़ एक विजन के साथ जब अपन बात करते हैं विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत की, तो उसके साथ साथ हमारे मन में जो कल्पना है कि सभी क्षेत्रों में हम न केवल विकास के लिए बल्कि खुशहाली के एक प्रकार से दृश्य हम सब के बीच में रहे, सब वर्ग को ले रहे, किसानों के साथ गांव के समग्र उत्थान की दृष्टि से, गरीबों को कल्याण की दृष्टि से, युवाओं और नई पीढ़ी के एक रोजगारोन्मुख व्यवस्था की दृष्टि से, महिलाओं के सम्मान की दृष्टि से निश्चित रूप से हम लोग सतत चलते रहें और आज भी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हैं। परिवार में कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बहुत कम उम्र में आप राजनीति में आपकी रुचि रही और राजनीति में आप आ भी गए? मेन मुख्य रूप से किसानों के बीच की जो दुर्दशा है ना, और जयप्रकाश जी का आंदोलन, एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, एक लोगों को उसको देश के मुख्यधारा में जोड़ने की कल्पना। पिताजी मेरे सरपंच रहे, अच्छे किसान थे, सामान्य परिवार, उसके बाद भी मैंने शुरुआत की पूरे ताकत के साथ। आप लगभग 5 दशकों से राजनीति में हैं, आपके पास बहुत अनुभव है। क्या लगता है जब आप देखते हैं उस समय में और अभी के समय में कितना अंतर लगता है राजनीति में? परिवर्तन तो आता, परिवर्तन तो नियम है, इसको भी हम नए स्वरूप में नए कलेवर के साथ देखते बहुत परिवर्तन हुआ। उस समय के मापदंड, उस समय के जो एक प्रकार से आदर्श हैं आज भले नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी संभावनाओं का गढ़ है हमारा ये प्रदेश। राजनीति में भी अच्छा काम किया जा सकता है, बहुत सारे काम को अंजाम दिया सकता है, बहुत समस्याएं भी है, बहुत चुनौतियां भी है। समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में अनेकों चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को चिन्हित करके हम अपने दिशा को ठीक प्रकार से प्रशस्त कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप विधायक रहें, सांसद रहें और मंत्री भी रहें, आपने बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जिम्मेदारी या भूमिका कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद आया हो? देखिए, मुझे कृषि क्षेत्र में काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिला और पार्लियामेंट में एज ए पार्लियामेंटियन खूब मन से, रुचि से संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते रहा। अटल जी के साथ काम किया, विदेश नीति पर बातचीत होती रही, अनेक ऐसे विषय जो लोगों को सब लगता था कि हम उस विषय को ज़्यादा समझते नहीं, उस विषय पर हमने बातचीत शुरू की। और साइकिल से जाकर पर्यावरण के क्षेत्र में मेरी रुचि शुरू से रही। कृषि, पर्यावरण, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास, ये अपने रुचि का विषय रहा और इसीलिए साइकिल से संसद में जाना चालू किया। आज भी लोग कहते हैं साइकिल से जाने वाला सांसद आ गया। लोग परिचय बताते हैं पर्यावरण के लिए, और इसके साथ साथ अनेक वैश्विक सम्मेलन में, जलवायु परिवर्तन के वैश्विक सम्मेलन में मुझे जाने का अवसर मिला मंत्री के रूप में भी। कृषि के लिए अलग बजट लाए, कृषि क्षेत्र के लिए जितना काम हो सकता था अपने क्षमता के अनुरूप या अपनी क्षमता से भी बाहर करने की कोशिश की। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को ध्यान नहीं रखा, ग्लैमर का भी अपन ने कोई बहुत चिंता नहीं की। इसमें मेरी रुचि। शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है अभनपुर, जहां लगभग 40 वर्षों से एक ही समाज से आते हैं, साहू समाज से, वो वहाँ पर राज कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, चाहे कांग्रेस के, बीजेपी के। क्या कास्ट फैक्टर वहाँ भी हावी है? ये देखिए, फैक्टर तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे हैं, अनेक कारक हैं। कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और वहाँ चूँकि बहुलता है और सभी क्षेत्रों में वो काम में आगे लगे हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनका भागीदारी, उनके एक प्रकार से प्रतिनिधित्व बनते रहा है। लेकिन मैं तो सब वर्गों का समर्थन लेते रहा हूँ, सब वर्गों का। मैं अपने समाज के साथ भी जुड़ा हूँ और बाकी समाज के साथ भी जुड़ा हूँ। धनेंद्र साहू और आपके बीच में ज़बरदस्त जुगलबंदी बनी है,
आप हमेशा लगभग जब से विधानसभा क्षेत्र बनी है तब से एक दूसरे से आप विरोधी आमने सामने रहे हैं, तो क्या ऐसा लगा है कि हम हर बार चुनाव में आ रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, तो कैसा उस समय कैसा आपको लगता था? नहीं, देखिए, राजनीति में तो बाद में आए, बल्कि राजनीति में जुड़ने के पहले हमारे साथ थे, हमारे साथ हर दृष्टि से थे, मित्रता थी। आज भी सार्वजनिक रूप से वो कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। लेकिन जब अलग अलग पार्टी से चुनाव में उतरते थे तो एक प्रतिद्वंदी, एक प्रतिस्पर्धा थी, और उसकी पार्टी ने उन्हें अवसर दिया, मेरी पार्टी ने उन्हें अवसर दिया। लेकिन अपने ढंग से अपने विजन को बढ़ाने का काम, मैं विकास की राजनीति किया, सामने वाला पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन वे लोगों को पता है। क्या ये सच है कि राजनीति में आने से पहले आप और धर्मेंद्र सर दुनिया का अच्छी मित्र हो कर? हाँ, निश्चित रूप से, मैं तो इसीलिए कहा ना, मित्रता थी। राजनीति को समझने का काम हमसे बैठ के शिक्षित किया हमने। तो ये जो मित्रता है, जब चुनाव राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद भी बनी हुई है कि कुछ खटास आ गई है? खटास और ये हो तो आजकल तो राजनीति के क्षेत्र में ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन है। अलग पार्टी के हैं इसलिए, लेकिन उसके मन की जो अंदर का एक प्रकार से कूटनीति है या अंदर का जो भाव है, वो लोगों के सामने आ गया कि वो उनके लिए अपने दूसरे कोई पराया कुछ नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए सब कर सकते हैं। स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद भी 5 बार वो वहाँ से चुन कर आए हैं, और अगर टैली की बात की जाए तो 3 बार वहाँ से जीत कर आए हैं। तो जो स्वार्थ की या फिर जो दिखावे की राजनीति करते हैं, ये ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है? देखिए, ये आज का दौर है ना, इस दौर में कई समस्याएं हैं, कई, अपने भीतर भी और सामने वाले के भीतर। उन सब समस्याओं से कोई अपने अनुकूल कर ले तो अब एक बार 200 वोट से जीते टेक्निकली, या तो जीते, हारने का कोई मतलब नहीं। तो लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र के लिए मैं जिया हूँ, लोकतंत्र के लिए मरा हूँ, लोकतंत्र के लिए जिंदा हूँ, ये कह सकते हैं। जितने लोकतांत्रिक सोच, व्यवहार, आचार, विचार हम अपने अंदर पाले हुए हैं, ये सब लोगों का देन है, पार्टी का देन है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का देन है। 2023 के चुनाव में क्या जनता 2 चेहरों से उब चुकी थी, इसलिए तीसरे की तलाश में थी? नहीं, तो उबने और रूठने का विषय नहीं है। पार्टी ने उनको ऐसा दिया, नया अवसर दिया, अब उसको बार बार लोग चुनते रहे, और जैसा कि उनका पिछला कार्यकाल रहा है, सत्ता में रहने के बाद भी जो कुछ समस्याएं उनके पार्टी के भीतर थी और लोगों में थी, इसलिए उन्हें बदल दिया। बदलाव का भावना करता है। आपको भी दावेदारी टिकट को लेकर? देखिए, मैं तो कभी अपने तरफ से कभी दावा नहीं किया। पहले भी चुनाव लड़ा तब भी दावा नहीं किया, आज भी दावा नहीं किया। पार्टी मुझे जो भूमिका दे दे मैं तैयार हूँ। 2008 का वो दौर था जब आप जीत कर आए और कैबिनेट मंत्री में आपको बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिला, कृषि मंत्री, कृषि विभाग। तो कैसा आपको लगा कि किस दिशा में मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बहुलता है वो कृषि प्रधान देश है? देखिए, एक तो कृषि का एक कुल मिला के घाटे का जो काम है उसको कैसे उबारा जाए, इसीलिए आप देखे होंगे कि बीज को हमने सस्ता किया और बहुत सारी चीज़ों में हो गया। अलग से कृषि बजट लाया, पूरे देश के संसदीय इतिहास में छत्तीसगढ़ का उस समय का दौर जो अलग से कृषि बजट लाया, एक गाय के लिए काम किया, कामधेनु विश्वविद्यालय हमने स्थापित किया, आज वो चल रहा है। अलग से दुग्ध महासंघ का गठन हुआ, और श्रम विभाग भी हमारे साथ था, श्रम के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। श्रम का आज जो आप स्वरूप देख रहे हो ना, उस समय से तो हमने चुनौतियों को चिन्हित किया, हम ये कर सकते हैं, ये हमारी संभावना है। और कृषि अनंत, कृषि कथा अनंता, ये हमने कहा। तो कृषि क्षेत्र की समस्याएं विशद है, लेकिन संभावना भी बहुत। कुछ समय पहले हमारी इंटरव्यू धीरेन्द्र साहू जी के साथ हुई, तो उनका एक कहना था कि कृषि मंत्री रहते हुए जो काम होना चाहिए, जो जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, योजना बनना चाहिए, वो नहीं बन पाया। तो जो 5 साल का उनका समय रहा है, वो
व्यर्थ गया है। और ये संयोग की बात ये है, जब 2003 में वो मंत्री थे तब वो भी कृषि मंत्री थे, तो उनका ये भी कहना है कि जब मैं अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री था तो मैं इतना सारी योजनाएं चलाया, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो उस योजनाओं को बंद कर दिया गया। मैं तो गिना रहा हूँ ना, वो तो गिना के बता नहीं सकते। उसके समय तो वो तो वैसे भी राज्य मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री तो रहे नहीं, कृषि भी नहीं थे उनके पास, सिंचाई राज्य मंत्री थे, सिंचाई का टैक्स का रेट बढ़ गया किसानों का, ये रिकॉर्ड में। मैं तो कहता हूँ वो रिकॉर्ड में है, लोगों के बीच में है। राजनीतिक कटुता इतने अंदर वो पाल रखा है कि वो उसके सामने तो वही दिखता है। और ये तो रिकॉर्ड है भैया, जितने आज के डेट में मैं दावा करने की स्थिति में हूँ कि जितना कृषि मंत्रालय में 5 साल अपने कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। और वो लोग कहते हैं, विभाग के लोग ही नहीं, दूसरे लोग भी कहते हैं, जिसका मैंने झलक दिखाया। एक अलग कृषि बजट, बताइए किसने लाया? आपके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, आप कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में जो किसान रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उनकी और बेहतर विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं लाना बहुत ज़रूरी है जिससे एक प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़ सके? नहीं, कई योजनाएं हैं। पहली बात तो केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा समन्वय है। पिछली सरकार में जो लोग थे उसके साथ क्या स्थिति थी या तो हम सबको मालूम है। और हम केवल खाद्यान्न फसल ही नहीं, दूसरा फसल भी ले, दलहन, तिलहन, और हमारे आय में वृद्धि हो एक नए विजन के साथ, अनुसंधान भी हो और उसका एक प्रकार से धरातल में उसका उपयोग भी हो। हमारा अपना जैविक कृषि भी अच्छा हो और हमारा परंपरागत कृषि को भी एक नया रूप में आधुनिक कृषि को में तब्दील करना भी आवश्यक हो। ये दोनों बातें। तो जैविक कृषि के लिए भी हमने शुरुआत की थी, आज वो थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। कृषि शिक्षा को भी अपन ने बहुत विस्तार दिया, बताया ना। कृषि क्षेत्र के साथ साथ कामधेनु विश्वविद्यालय आके लाके गाय को, छत्तीसगढ़ की गाय जो छोटी गाय है उसको हमने एक पहचान दी। वो कोसली नस्ल की गाय मानी जाती है। आज पूरे देश में अलग नस्ल, अलग पहचान उस समय मिला। अभी भी प्रदेश में जो किसान हैं तो किसानी में खर्चा बहुत है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि उन लोग बजट में अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे, कितना वहाँ से आमदनी हो रही, कितना हम लोग को वहाँ खर्चा करना पड़ रहा है। किसानी बहुत महंगी हो गई कहने का नहीं, तो किसान लेबर नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। इसीलिए उसमें जितना संभव है उसके मशीनीकरण हो। अब धान का रोपा लगाना है तो धान के रोपा के लिए लोगों के पास जो भी स्थितियां हैं वो समय पे मैन पावर नहीं। मनरेगा भी इधर चल रहा है, तो मनरेगा को कृषि से जोड़ना, कृषि उत्पादन से जोड़ना, कृषि कार्य से जोड़ना, टेक्निकल भाषा में कहें तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन को मनरेगा के काम से जोड़ना चाहिए। जी। अब अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं सर। आपको ये नहीं लगता कि वहाँ की जनता, मतलब जिस चीज़ का हकदार थे उन लोग, अभी तक उन लोग को मिल नहीं पाया है? चाहे वो रोड की बात कर जाए, पानी की, स्वच्छ पेयजल की बात कर जाए, जितना विकास का काम हुआ है ये तो विरोधी लोग भी कहते हैं। पूर्व विधायक भले ना कहे, लेकिन उसका दिल जानता है और लोग जानते हैं कि जितने विकास के काम उस समय हुए हैं वो विकास आज भी रोड मैप के रूप में है। सड़क, बिजली, सिंचाई और उसके साथ साथ शिक्षा, जितने अपन ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी डाले। और देखो, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है रुपेश कुमार जी कि वो उसको किसी एक में बांधा नहीं जा सकता, एक कालखंड में बांधा नहीं जा सकता। वो सतत चलना चाहिए। जितना हुआ है उससे भी ज़्यादा होगा, जितना किए वो भी कम है। तो हम इस विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी। अगर बात सर रोज़गार की करें, अभनपुर रायपुर से लगा हुआ एरिया है,
उसके बाद ही बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ नहीं लग पाई है, वहाँ जो युवा है यहाँ रायपुर के साथ अभनपुर एक ऐसा एरिया है जो राजधानी से लगा हुआ, तो राजधानी, नया राजधानी का जितना अच्छा इम्पैक्ट अभनपुर को मिल सकता है वो मिल रहा है, चाहे कार्यकाल किसी का हो, मेरा हो या किसी का हो। किसी ज़माने में 20 साल पहले मैं सैटेलाइट टाउन की बात करता था, आज वो है, दिख रहा है। कांग्रेस अपनी हार और बीजेपी की इतनी भयंकर जीत को लेकर अभी तक आत्ममंथन कर रही है, लेकिन निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाई है। क्या लगता है, क्या कर सकता है? देखिए, कई मामलों में बहुत भ्रम पालती है, उनको लगता है कि हम सब अब इतने पुरानी पार्टी है, सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आज भारत जिस प्रकार से है, ये भारत को जो चीज़ चाहिए वो एक अलग नेतृत्व की बात करते हैं। इसलिए मोदी जी ने नए भारत की बात कही, आत्मनिर्भर की बात, भारत की बात कही, श्रेष्ठ भारत की बात कही, और उसको हम आत्मसात करने में लगे हैं। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदना, ये एक तरफ बीजेपी का महतारी वंदन योजना मास्टर ट्रोक साबित हुआ। आपको भी लगता है? हाँ, नहीं तो मैं घोषणा पत्र बनाने वालों में से था ना। ये जो बिंदु आप बता रहे हैं, सबको मालूम है कि इन बिंदुओं को रखने में हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है। केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने विश्वास करके मुझे घोषणा पत्र बनाने का काम दिया था और मैंने किया। ये बहुत मास्टर स्ट्रोक की बात आपने कही, वो उसी को हमने शामिल लाया। जी, जनता कैसे स्वीकार कर लिए, क्योंकि जो इसका लाभ था कर्जा माफ का, बिजली बिल हाफ का, या फिर 32 क्विंटल जो धान लोग खरीदेंगे बोल रहे थे, 31 क्विंटल जी, तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी उनको अपने विश्वास में ले लिया? क्या ये जो कार्यकर्ता लगे हुए थे काम में उनकी है, क्या ये जो संगठन का काम है, या फिर मोदी जी की गारंटी के काम है? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं ना। भारतीय जनता पार्टी एक जनाधार वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सुझाव, विचार, ये वो जन आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब हमारे सामने। जब अपन जन आधारित बात करते हैं तो जनता का जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको हमको संकलित करना पड़ता है। इसलिए पूरे प्रदेश भर में दौरा किए और उसी का प्रतिफल था कि एक अच्छा घोषणा पत्र लाए, उसको लोगों ने स्वीकार किया उस आधार पे। और फिर मोदी जी की गारंटी, उसको गारंटी के रूप में मोदी जी की गारंटी यानी पूरी होगी, ये। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो महतारी वंदन योजना बीजेपी द्वारा लाई गई है, वो जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में, सबको उनका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन अब उन लोग छटनी कर रहे हैं। देखो, वो तो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो करते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन अभी तक के तो वंदन, महतारी वंदन का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है और 70 लाख लोग, कम बड़ी बात है। 2018 में प्रचंड जीत कांग्रेस की और 2023 में प्रचंड जीत बीजेपी की। क्या भ्रष्टाचार बनाम सुशासन ये लोगों के बीच मुद्दा बना कि जो फ्री का रेबड़ी? देखो, सुशासन का मुद्दा रहता है। आज भी अपन जो बात कह रहे हैं विष्णुदेव का सुशासन, वो लोगों को आकर्षित करता है। निश्चित रूप से कोशिश करेंगे ये सुशासन कायम रहे और आगे भी लोगों का काम हो, कार्यकर्ताओं के भावनाओं का भी एक प्रकार से सम्मान हो। अगर ऐसी जीत मिलती है जो विपक्ष को एक संदेह के घेरे में डाल दे, साथ साथ में जनता भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि ऐसा जो केंद्र का एजेंसी है बहुत सारी, उनको अगर विपक्ष के ऊपर छोड़ दिया जाए तो फिर उन लोग कहाँ जाएंगे? सीज कर दिया गया उनके बैंक अकाउंट को, उन लोग खर्चा नहीं कर पाए, अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, बीजेपी इसी का फायदा उठाकर जीत कर आ गया, ऐसा आरोप है। नहीं तो भाई, वो तो राजनीति में तो ऐसे ही होगा ही होगा। जो अच्छी बातें हैं चाहे किसी की हो, हम उसको लागू करेंगे, लोग फ़ायदा मिलेगा। तो जो भ्रष्टाचार की बात निकल के आई थी चुनाव से ठीक पहले, सही में ये एक प्रोसीजरल प्रोसेस था कानूनी रूप से, या फिर उनको पीछे ढकेलने के लिए? नहीं, देखिए, जो भी वो तो सामने दिखता है ना। जब भ्रष्टाचरण अपने सीमा और को लांघ लेता है तो वो कहीं किसी न किसी के घेरे में आएंगे, और वो घेरे में आए, कानूनी रूप से घेरे में आए। उसको किसी कहने की नहीं पड़ेगा भाई आप किसी को इंगित करेंगे कि यहाँ इसको ये करो, ऐसा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है उप मुख्यमंत्री का।
पहले कांग्रेस के समय में हुआ, कुछ महीने पहले बनाया गया टीएस बाबा को। और नहीं, अब छत्तीसगढ़ की राजनीति नहीं, मध्य प्रदेश में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, राजस्थान में भी बनाए गए हैं और उड़ीसा में भी। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2 उप मुख्यमंत्री साथ में बने हैं और अच्छी बात है ना। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की भी भूमिका प्रभावी हो रहा है, अच्छी बात है, सकारात्मक है जी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें थी, इसमें से बीजेपी 11 के 11 को जीत कराएंगे ऐसा दावा कर रहे थे और मोदी जी को गिफ्ट करेंगे, लेकिन एक में चूक गई। कहाँ चूक हो गई? अब देखो, राजनीति के क्षेत्र में कई बातें होती हैं। हमारा लक्ष्य तो अपनी जगह ही अपना लक्ष्य था कि भाई हम सभी सीटें जीत कर लाएंगे, कोशिश भी हुई, लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी उसमें एक सीट रह गई। तो एक सीट रहने वाला विषय कोई बहुत मायने नहीं रखता है, आगे जाके शायद दुरुस्त हो जाए जी। इस बार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मैदान में थे, उनका हारना क्या संकेत देता है आने वाली राजनीति को लेकर? चाहते नहीं थे, बात सही है, उसको हराना ही चाहते थे। वो कहीं से भी लड़ते, रायपुर से लड़ते, दुर्ग से लड़ते, राजनांदगांव से लड़ते, अब किसी लोग उसको हराते हैं। रायपुर दक्षिण में बृजमोहन जी के जीतने के बाद सीट खाली है, तो उस सीट को भरने के लिए चुनावी प्रक्रिया कुछ समय शुरू हो जाएगी, उसमें एक नाम आपका भी शामिल है। नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। पार्टी जो काम करेगी, काम कहेगी उसको करेंगे, और अच्छा सीट है, लोग लगे हुए हैं, अच्छे कार्यकर्ता उसमें सामने आएंगे, और बहुत लगातार काम किया है बृजमोहन जी ने। आज सर्वाधिक मतों से छत्तीसगढ़ के इतिहास में वो जीत दर्ज की है, लोकसभा के सदस्य बने। बीजेपी का 6 महीना लगभग पूरा होने को छत्तीसगढ़ में, कितना सक्सेसफुल मानते हैं आप? देखिए, 6 महीना कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है। 6 महीने में हमने अपने वादे पूरे करने के दिशा में एक सही कदम उठाया है। नक्सलवाद के खात्मा के लिए भी सरकार का संकल्प दिख ही रहा है, और भी काम है वो भी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब काम हो गए, बहुत सारे काम होना है, वो करना चाहिए, करते रहेंगे, और सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा जनाभिमुख बनाने का काम अभी हमको करना है। आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है वो डबल हो जाएगा? क्योंकि ऐसा विधानसभा में अब हमारा वित्त मंत्री बोले हैं, ओपी चौधरी जी। देखिए, जीडीपी हो चाहे और भी आय की बात हो या शुद्ध हो, ये हमेशा बड़ा लक्ष्य रखना ही है, और उसके अनुरूप काम होता रहे। अभी विजन डॉक्यूमेंट बना है, हम लोग भी अपनी भूमिका अदा करेंगे यदि हमको अवसर मिलेगा। सर, कुछ व्यक्तिगत सवाल है, अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? राजनीति में नहीं आता तो मैं पत्रकार रहता और संपादक बन के बैठा रहता, लेखन करता, कई किताबें लिखने का अवसर मिला, लिखा भी, कभी भी अवसर मिलता है तो लिखता हूँ। कविताएं भी करना होता है तो कविताएं करते हैं, कभी पर चित्र बनाना होता है, चित्र भी उस समय बताते थे। लेकिन राजनीति में नहीं आता तो मैं शायद पत्रकार बनता। खाली समय में क्या करते हैं, क्या करना पसंद है? अध्ययन करते हैं लोगों से, और कुछ नए तरीके से, नए सोच के साथ बढ़ते हैं। जैसे आज हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में बैठे हैं, होलिस्टिक हेल्थ, समग्र लोगों का जो स्वास्थ्य है, और सभी क्षेत्रों में वैदिक विज्ञान भी इसमें जुड़ा हो, परंपरागत ज्ञान भी जुड़ा हो, ऐसे कई अनेक क्षेत्रों में अपन काम करते रहें। जैविक कृषि हो, चाहे यूथ लोगों के बीच में काम करने का हो, जो भी काम विजनरी रूप में अच्छा है उसको हम लोग करते हैं। अगर एक मौका आपको और मिले कैबिनेट मंत्री में जाने के लिए, तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे और कौन सा मंत्री पद आप संभालना चाहेंगे? देखिए, जो क्षेत्र देते हैं उसमें हम लोग बेहतर काम करेंगे, चाहे वो जल संसाधन के लिए हो, चाहे लोगों के पेयजल के लिए हो, चाहे समग्र कृषि उत्थान के लिए हो, चाहे अन्य क्षेत्र में ऊर्जा का काम हो, नवीनीकरण ऊर्जा जो हम लोग कहते हैं ना, सौर ऊर्जा, उस क्षेत्र में भी हम लोग काम करते रहते हैं, तो भी हमारी रुचि का विषय है। पर्यावरण को सुधारने का, ठीक करने का भी सबसे बड़ा अपना लक्ष्य है ही। जैसे अभी आपने कहा कि अगर मैं राजनीति में नहीं आ रहता तो मैं पत्रकारिता करता, तो अभी की पत्रकारिता
और तब के पत्रकारिता, दोनों में कितना बहुत तरह अंतर। उस समय बहुत सेक्रीफाइस था पत्रकार में, एक मिशन भाव था। और कुछ दिन हमने पत्रकारिता भी की है, हिंदी अखबारों से जुड़े रहे, नवभारत से जुड़े रहे, लिखते रहे, साहित्य में भी रुचि रही है, अभी भी है? अभी भी है। अभी भी साहित्यकारों से कहीं न कहीं इंटरेक्शन होता ही है। आने वाले समय में अपने लिए आप कुछ सोच के रखें, भविष्य में राजनीति मुझे ये यहाँ तक पहुँचना है, ये बनना है? बहुत कुछ है, बहुत बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में निश्चित रूप से हम एक बेहतर स्थान की तरफ बढ़ें और लोगों को सेवा कर सकें, पार्टी का सेवा कर सकें और इस प्रदेश का और देश का भला कर सकें। मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं बेहतर काम हमको अवसर और बेहतर दायित्व मिले। जी सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपको और आपकी पूरी टीम को जी जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस सतत चलते रहें, सबको लेकर चले, सबका साथ चले और हर फील्ड में काम करें। गरीब के आँख के आंसू पोंछने का जो भी अवसर मिले वो उसको पूरा करें, ये हमारा निवेदन है। जी, आप सुन रहे थे चंद्रशेखर साहू जी को। पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ अपने बहुत सारे अनुभव साझा किए और उनके पास क्या विज़न था और किस विज़न को लेकर काम किए, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।